हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से भी, इसलिए आज हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के जो उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक और आनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग जैविक क्रियाओं के द्वारा हम अनेक यूजफुल उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने में करते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है वो उन्नत किस्म की फसलों के उत्पादन में हो सकता है। इसके अलावा वो पीड़कनाशी पौधों के उत्पादन में हो सकता है, जीन थेरेपी में हो सकता है, अर्थात पुरानी जो अच्छी जीन नहीं है या जो त्रुटिपूर्ण जीन है उसकी जगह नई जीन लगा सकते हैं। किसी पदार्थ जो दवाई के रूप में या किसी ड्रग्स के रूप में यूज़ में हो रहा उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है हम उसको अनेक जगह कर सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो यूज़ हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के, उसके लिए हम यहाँ पढ़ेंगे। जो पहला यूज़ है वो है आनुवांशिक रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीएमओज। जो जीएमओज होते हैं यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव, तो उनके जीनोम में फेरबदल कर जीवों के जीनोम में फेरबदल कर जो जीव बनाए जाते हैं उनको हम जीएमओज यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। और सामान्यतः प्रायः जो आनुवांशिक रूपांतरित जीव बनते हैं उनमें कोई बाहर की एलियन या बाहरी जीन, जिसे हम पार जीन बोलते हैं, उसको प्रवेश कराकर, उसको प्रविष्ट कराकर, उसको जोड़कर जीएमओज का या आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण किया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बाहरी जीन ही हम जीएमओ में ट्रांसफर करते हैं तभी जीएमओ बनता है। जीएमओ का निर्माण यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण 3 और मेथड से भी हो सकता है। नंबर 1 कि उस जीव में उसी जीव की कोई जीन की एक्स्ट्रा कॉपी प्रविष्ट कराकर, यानी कि एक या एक से अधिक प्रतिलिपि और जोड़कर, किसी जीन को मौन यानी कि साइलेंस करके, और तीसरा उसके जो डीएनए है, उसके जो जीनोम है, उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें उलटफेर यानी कि मैनिपुलेशन करके। तो जो जीएमओज होते हैं यानी कि जो आनुवांशिक रूपांतरित जीव होते हैं वो जीव होते हैं जो प्रायः जिनमें बाह्य जीन प्रवेश कराई जाती है, लेकिन इसके अलावा 3 मेथड से और जो रूपांतरित जीव बना सकते हैं वो है कि उसी जीव की कोई जीन की एक्स्ट्रा कॉपी प्रविष्ट कराना, कोई जो जीन है उसको साइलेंस यानी कि मौन करना, और तीसरा जो है उसके डीएनए में या उसके आनुवांशिक पदार्थ में उलटफेर यानी कि मैनिपुलेशन करना। अब जो आनुवांशिक जो रूपांतरित जीव है उसके या पौधे हैं उनका फायदा क्या होता है कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधों में जो बाह्य वातावरण के प्रति जो सहन करने की क्षमता होती है, यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन यानी कि जल की अधिक मात्रा को बर्दाश्त करना, अधिक ताप को बर्दाश्त करना, कम ताप को बर्दाश्त करना, लवण को बर्दाश्त करना आदि के जो गुण होते हैं वो नॉर्मल जो सामान्य पादप होते हैं उनसे अधिक हो सकते हैं। दूसरा, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो मृदा से लवण को प्राप्त करते हैं उनके लिए एफिशिएंट हो सकते हैं, अर्थात वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ही लेते हैं, जिससे जो मृदा से लवणों का निकलना होता है, लवणों का हटना होता है, अपरदन जो होता है वो कम होता है, धीमा होता है। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है यानी कि जो कटाई के बाद अन्न आदि का जो बर्बादी होती है वो जीएमओज में कम होती है। इसके अलावा कुछ जीएमओज में जो पोषक मान होता है फसल का वो अधिक होता है, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए रिच अधिक होते हैं, कुछ में
वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी की डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि पाचनीयता अधिक हो सकती है, किसी में अमीनो एसिड ज़्यादा हो सकते हैं। तो अनेक जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों में ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा और अनेक यूज़ है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बीटी फसलें, यानी कि बीटी क्रॉप्स। जो बीटी फसलें हैं वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के जो दो वर्ड है, बी फॉर बैसिलस और थुरिंजिएंसिस का टी लेकर इन फसलों का नाम लिखा गया है। तो ये बीटी फसलें जो होती हैं, ये जो बीटी फसलें हैं, तो बीटी जो टॉक्सिन होता है, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का एक टॉक्सिन होता है बीटी टॉक्सिन, यानी कि बीटी विष, उसको प्लांट्स में ट्रांसफर किया जाता है, उसकी जीन को प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है और इसीलिए इनको बीटी फसलें कहा जाता है। क्योंकि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु है वो एक क्रिस्टल बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जो क्रिस्टलीय होती है, जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं या बीटी विष बोलते हैं उसको। और इस बीटी कॉटन की जो जीन होती है, इस जीन को पहचान कर पादपों में लगाई जाती है। और ये जो बीटी टॉक्सिन की जो जीन है जब पादपों में पहुंच जाती है तो पादप जो होते हैं वो बीटी टॉक्सिन बनाने लगते हैं। और जब ये बीटी टॉक्सिन को कीट खाते हैं तो कीटों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात ये बायो माने लिविंग और ये पेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं, अर्थात पीड़क नाशी की तरह काम करते हैं, जो पीड़कों को मारते हैं, पेस्ट को मारते हैं। तो जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस से जो बीटी टॉक्सिन जीन्स को पहचान कर पादपों में ट्रांसफर किया जाता है, इससे पादपों की रक्षा होती है, इसलिए इन फसलों को बोलते हैं बीटी फसल। और सबसे प्रमुख जो बीटी फसल है वो है बीटी कॉटन, यानी कि बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी आलू। इसके अलावा जो है बीटी बैगन, बीटी सोयाबीन आदि जो फसलें हैं वो बीटी फसलें बनाई गई हैं। तो इन्हें बीटी फसलें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी जीन का प्रयोग किया जाता है जो बाहर से निकाली जाती है, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है उससे प्राप्त की जाती है। बी फॉर बैसिलस होता है, टी फॉर थुरिंजिएंसिस की स्पीशीज का, तो एक इसकी जीनस का और एक इसकी स्पीशीज का एक एक वर्ड लेकर इसको यूज करते हैं। और इसकी जो जीन होती है, जो बीटी टॉक्सिन बनाने वाली जीन होती है, जो बीटी विष बनाने वाली जीन होती है, वो जीन को निकालकर पादपों में डाला जाता है। इसलिए इन पादपों को, इन फसलों को हम बीटी फसल बोलते हैं। और ये बीटी टॉक्सिन जो होते हैं वो कीटों को मार देते हैं, जिससे इन पादपों की सुरक्षा होती है। अब जो बीटी जो फसलें हैं, इन फसलों के निर्माण के दौरान होता क्या है कि वो जो पादप होते हैं उनके अंदर जीन को ट्रांसफर करने के बाद कीट की मृत्यु कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया होता है वो अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था के दौरान एक क्रिस्टलीय प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन को क्रिस्टल्स के रूप में बनाता है। तो बीटी
बैक्टीरिया जो होता है वो वृद्धि अवस्था के दौरान प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है, और इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन्स या बीटी विष। लेकिन जो ये बीटी विष होते हैं ये अक्रिय होते हैं, यानी कि अक्रिय का मतलब क्या है, अघुलनशील होते हैं। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु अपनी वृद्धि अवस्था के दौरान, विशेष वृद्धि अवस्था के दौरान प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है जिन्हें हम बीटी टॉक्सिन या बीटी विष कहते हैं। और ये बीटी टॉक्सिन जो बनाया जाता है वो अक्रिय फॉर्म में बनता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म मतलब क्या है कि वो अघुलनशील होते हैं। अब जो बीटी टॉक्सिन की जो जीन है, अब इसकी जो जीन होती है, अब जो बीटी टॉक्सिन होती है इसको हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं। और इस क्राई प्रोटीन का जो सी होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और ये इटैलिक नहीं होता है, अर्थात ये तिरछे रूप में नहीं लिखा जाता। इटैलिक का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसे तिरछा करके लिखने का मतलब, प्रिंट करते समय का मतलब होता है वो इटैलाइज्ड होता है। और इसको जो प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन होती है हम उसको भी क्राई जीन ही बोलते हैं। लेकिन इसका जो सी होता है वो छोटा होता है और वो इटैलाइज्ड किया जाता है, अर्थात जो जो बैक्टीरिया अपनी वृद्धि अवस्था के दौरान जो प्रोटीन बनाता है उसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं, और उसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। और क्राई प्रोटीन को हम कैपिटल सी से लिखते हैं, और जो उसको जीन बनाने वाली जो जीन है हम उसको क्राई जीन ही लिखते हैं, CRY। लेकिन सी इसका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, इटैलाइज किया जाता है, अर्थात तिरछा बनाया जाता है। इसका कैपिटल में लिखा जाता है और इसको तिरछा नहीं लिखा जाता। अब जो इस क्राई जीन होती है, अब इस क्राई जीन को पादपों में ट्रांसफर किया जाता है, और जब पादप में ट्रांसफर किया जाता है तो पादप जो होता है वो बीटी टॉक्सिन बनाएगा। अब जब इस पादप को कीट खाता है, कीट द्वारा पादप को खाया जाना, जब ये कीट इस पादप को खाएगा तो ये बीटी टॉक्सिन कीट में एंटर कर जाती है, और जब इसकी आंत में ये पहुंचती है तो आंत में क्षारीय पीएच होता है इसका। उस क्षारीय पीएच में जो ये अघुलनशील है, अघुलनशील जो प्रोटीन थी अब घुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, घुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये घुलनशील प्रोटीन मध्यांतर की एपिथेलियल सेल से बंध जाती है, और बंधने के कारण ये सेल्स फूलकर फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। और इस कीट से उस पादप की सुरक्षा हो जाती है। अब दोबारा से देखते हैं हम एक बार फिर से कि जो बीटी कपास या कोई भी प्लांट जिसके अंदर बीटी जीन को ट्रांसफर किया जाता है उसको हम बीटी क्रॉप बोलते हैं। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया अपनी वृद्धि अवस्था के दौरान एक विशेष प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है जिन्हें हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं।
और इसको हम क्राई प्रोटीन के बोलते हैं, और क्राई का सी कैपिटल लिखते हैं और नॉट इटैलाइज्ड होता है, यानी कि इटैलाइज्ड नहीं लिखते, उसको तिरछा करके नहीं लिखते हैं। और इसको बनाने वाली जीन को भी हम क्राई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, CRY, और इसका लेकिन सी छोटा होता है, इसको इटैलाइज्ड लिखते हैं। क्राई जीन को बैक्टीरिया से निकालकर अब उसको पादप में ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी भी वेक्टर के द्वारा। पादप में पहुंचने के बाद अब ये बीटी टॉक्सिन बनाएगा इस पादप के अंदर, लेकिन ये बीटी टॉक्सिन हमेशा अक्रिय और एगुलेंशियल फॉर्म में सिक्रीट होती है, तो यहां पर भी ये अक्रिय और एगुलेंशियल फॉर्म में सिक्रीट होती है। जब इस पादप को ये कीट, कोई भी कीट खाएगा तो उसके अंदर जो बीटी टॉक्सिन है वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगी। जब उसकी आंत में पहुंचेगी तो आंत में जो कीट के क्षारीय पीएच होता है उसमें जो अघुलनशील है और अक्रिय प्रोटीन है जो टॉक्सिक है वो घुलनशील और सक्रिय प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मध्य आंत की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनसे ये बंध जाती है, जिससे सेल फूलकर फट जाती हैं और जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है, और जो प्लांट है उसकी सुरक्षा हो जाती है उस विशेष कीट से। अब जो ये बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, बीटी जो बीटी टॉक्सिन है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार की बीटी टॉक्सिन एक विशेष प्रकार के कीट की मृत्यु करती है, अर्थात एक विशेष प्रकार की बीटी टॉक्सिन एक विशेष प्रकार के कीट को मारकर उस पर्टिकुलर प्लांट की सुरक्षा करती है। जैसे छोटे से एग्जांपल हम देखते हैं, जो क्राई प्रोटीन AB है, क्राई 1AB जो जीन होती है क्राई 1AB, वो जो प्रोटीन बनाती है वो मक्का के छेदक यानी कि कॉर्न बोरर नामक कीट से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि जो दूसरी जीन है क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जो जीन होती है इसकी जो प्रोटीन बनाई जाती है ये प्रोटीन कॉटन वॉलवर्म नामक जो कीट होता है उससे सुरक्षा करती है, अर्थात एक विशेष प्रकार की जीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एक विशेष प्रकार के कीट को मारता है। जैसे क्राई 1AB जो जीन है वो जो प्रोटीन बनाएगा वो मक्का के छेदक को मारेगा, जबकि क्राई 1AC और क्राई 2AB जो प्रोटीन बनाएगी वो कॉटन बॉलवर्म को मारता है, अर्थात इस कीट से इसकी सुरक्षा हो जाती है और इस कीट से इसकी सुरक्षा हो जाती है। तो अगर हम विशेष जो कीट है उससे पादप को सुरक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो एक विशेष कीट को मारने वाली जो प्रोटीन है उसको कोड करने वाली जीन को निकालकर उस विशेष पादप में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उस विशेष पादप के अंदर विशेष बीटी टॉक्सिन बनती है और उस विशेष बीटी टॉक्सिन को खाने पर वो विशेष कीट जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था वो खाकर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उस विशेष प्लांट को उस विशेष कीट से सुरक्षा प्रदान होती है। अर्थात ये जो बीटी टॉक्सिन होती है वो जाति विशेष होती है, एक विशेष प्रकार का कीट एक विशेष प्रकार के टॉक्सिन से मरता है, या हम ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की बीटी टॉक्सिन एक विशेष प्रकार की जीन से बनती है और वो विशेष प्रकार की टॉक्सिन एक विशेष प्रकार के कीट को मारती है, और जिस कीट से प्लांट को सुरक्षा देनी होती है उसी के लिए जो कीट को मारने वाली जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए उसको कोड करने वाली जीन को निकालकर उस पर्टिकुलर प्लांट में डाल दिया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर प्लांट की सुरक्षा तय हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड हमें पढ़ना है वो पढ़ना पीड़क प्रतिरोधी पौधे। पीड़क प्रतिरोधी पौधे जो विशेष प्रकार के पीड़क से सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
पीड़क प्रतिरोधी पौधे जो एक निमेटोड होता है। निमेटोड जो है मेलोइडियम मेलोइडेगाइन, ये तंबाकू में रूट को प्रभावित करता है, जड़ों को प्रभावित करता है और रूट नॉट रोग उत्पन्न करता है और इससे पैदावार कम हो जाती है। तो जो निमेटोड है, विशेष जो निमेटोड होते हैं वो विशेष प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मेलोइडोगाइन यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो तंबाकू में डिजीज उत्पन्न करता है और उसके रोट को प्रभावित करके, जड़ों को प्रभावित करके रूट नॉट रोग उत्पन्न करता है और जिससे उसकी जो पैदावार होती है वो कम होती है। अब इसकी रोकथाम के लिए एक तकनीक का यूज किया जाता है, इसका नाम होता है आरएनए अंतरक्षेप, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए अंतरक्षेप एक टेक्निक होती है जो मॉडर्न टेक्निक है, जिसकी सहायता से हम किसी विशेष प्रकार के पादप को, किसी विशेष प्लांट को हम किसी विशेष परजीवी से बचा सकते हैं। इस नई विधि में क्या किया जाता है कि एक द्विकुंडलित आरएनए का यूज किया जाता है और एक द्विकुंडलित आरएनए को सेल में डाल दिया जाता है। यहां पर एंजाइम होता है डाइकर। ये एंजाइम डाइकर आरएनए को 20 से 25 क्षारक वाले टुकड़ों में तोड़ देता है और इनके टुकड़े इस प्रकार से होते हैं कि उनके जो लास्ट पार्ट होता है उसमें ओवरहैंग्ड, यानी कि आगे को निकले हुए पार्ट होते हैं। लास्ट के पार्ट में जो क्षारक होते हैं वो आगे को निकले होते हैं, अर्थात यहां पर वो तिरछे कटते हैं, जैसे डीएनए में स्टिकी एंड कटते हैं। इसी प्रकार से यहां पर 20 से 25 क्षारक वाले टुकड़े बनते हैं जिनका लास्ट सिरा जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और वो एक कुंडलित होता है, आगे को निकला हुआ होता है। अब जो एक क्षारक वाले टुकड़े होते हैं, हम इनको जो बोलते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं जिनको बोलते हैं अंतरक्षेपण आरएनए। अंतरक्षेपण आरएनए यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरिक आरएनए। तो जो अंतरक्षेपण आरएनए होता है तो इसके अंदर विशेष प्रोटीन जुड़ जाती है और दोनों जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि एक दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए एक विशेष प्रोटीन से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम होता है RISC, यानी कि आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, अब ये जो जीव होता है उस जीव के mRNA से जुड़ जाता है और इस mRNA के जुड़ने से अब उस जीव की जो अनुवादन है, यानी कि जो ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का, वो नहीं होगा और ट्रांसलेशन ना होने से जीव की मृत्यु हो जाएगी। और उस विशेष जो
परजीवी है उससे पादप की सुरक्षा होती है। तो इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले हम कृमियों की ऐसी जीनों को पहचानते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, जो उनके जीवन के लिए जरूरी होती है, जिनके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। तो सबसे पहले जो हमने परजीवी की जो वो है कृमियों की जीन्स पहचानी, जीन जो आवश्यक होती है, और इन जीन्स को पहचान कर हम इनका यूज करके इनसे उस पर्टिकुलर विशेष पादप की सुरक्षा कर सकते हैं। और ऐसी जीन्स को पहचानने के लिए हम फिर उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से जीन को पादप में स्थानांतरित कर देते हैं। अब जीन को स्थानांतरित करने के बाद अब वो पोषक के अंदर वो क्या करेंगे, पोषक के अंदर सेंस तथा एंटीसेंस आरएनए बनाएंगे, जो कैसे होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये दोनों आरएनए जुड़कर एक द्विकुंडलित आरएनए बनाएंगे, और द्विकुंडलित आरएनए बनते ही अब आरएनए अंतरक्षेपण स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो गया। अंतरक्षेपण प्रारंभ होते ही क्या होगा, सूत्रकृमि की विशिष्ट एमआरएनए से जुड़ना, अभी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उससे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगी, यानी कि अनुलेखन अनुवादन नहीं होगा, अनुपस्थित, और जिसके कारण जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसमें हम क्या करते हैं कि एक द्विकुंडलित आरएनए को सेल में यूज करते हैं, और उस सेल के अंदर जो द्विकुंडलित आरएनए होता है एक एंजाइम डाइकर उसको 20 से 25 क्षारक वाले छोटे छोटे आरएनए के टुकड़ों में तोड़ देगा। लेकिन उन टुकड़ों की खास बात क्या होती है, उनकी जो सिरे होते हैं वो ओवरहैंग होते हैं, आगे को निकले होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और ये विशेष प्रोटीन से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं RISC, इसका नाम होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके द्वारा ये जो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इसको हम साइलेंसिंग कहते हैं। जीव के वो एमआरएनए से जुड़ जाएगा कॉम्प्लेक्स, इससे ट्रांसलेशन अनुवादन नहीं होगा, जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए हम कृमि की जो विशेष जीन होती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है, जिसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता, ऐसी जीनों को पहचानते हैं और एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से उन जीनों को पादप में स्थानांतरित कर देते हैं। पोषक के अंदर वो सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाते हैं, और जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों आरएनए आपस में जुड़कर एक द्विकुंडलित आरएनए बनाते हैं, और आरएनए अंतःक्षेपण प्रारंभ हो जाता है, इंटरफेरेंस प्रारंभ हो जाता है। वो सूत्रकृमि के जो विशिष्ट एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, वो जब वो जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो उसके एमआरएनए से जुड़ जाएगा, जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, अनुवादन नहीं होगा, और अनुवादन ना होने से जीव की मृत्यु हो जाएगी। और उस विशेष कृमि से जो पादप है उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस एक नई अप्रोच है जो प्लांट्स को विशेष कीटों से या विशेष पैथोजन से बचाने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है, उस जैव प्रौद्योगिकी का
चिकित्सा क्षेत्र में जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। इसके लिए हम दो चीजें पढ़ते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। पहली होती है आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन और दूसरी जीन थेरेपी यानी कि जीन उपचार। जीन उपचार में हम एक त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर एक स्वस्थ जीन को ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जबकि आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन में हम जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए इंसुलिन का निर्माण करते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो मैमल्स यानी कि मनुष्य और अन्य स्तनधारियों की पैनक्रियाज में उत्पन्न होता है। दो प्रकार के हार्मोन मुख्यतः पैनक्रियाज उत्पन्न करता है, अग्नाशय उत्पन्न करता है, एक ग्लूकागॉन और एक इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है, जबकि अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में शुगर की जो लेवल होता है, शुगर की जो मात्रा होती है, शुगर का जो स्तर होता है उसको कम करना होता है, जबकि ग्लूकागॉन इसका विपरीत काम करता है। और ऐसे हार्मोन को या ऐसी स्ट्रक्चर को जो एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, उन्हें एंटागोनिस्टिक बोलते हैं हम। तो जो इंसुलिन है उसका काम है शुगर के लेवल को कम करना। जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं मुख्यतः, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उस ब्लड के अंदर उस ग्लूकोज के बढ़े स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन स्रावित होता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागॉन होता है, और उस समय जो आवश्यकता होती है उसको पूरी करने के लिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। लेकिन जो डायबिटीज मेलिटस डिजीज होती है जिसे हम आम भाषा में शुगर बोलते हैं, उसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसके कारण शुगर का लेवल जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसके लिए रोगी को इंसुलिन बाहर से दी जाती है। तो अब जो इंसुलिन बनाया जाता है वो पहले बनाया जाता था जो बूचड़ खानों में गाय, भैंस, बकरी और आदि जो जीव काटे जाते थे उनके अग्नाशय से इंसुलिन को निकाला जाता था और रोगियों को दिया जाता था। लेकिन उसको देने में थोड़ी सी समस्या थी। एक तो वो एलर्जी या कोई अन्य प्रतिरक्षा की तंत्र की जो दिक्कतें हैं वो उत्पन्न कर सकती थी, और कभी कभी वो संक्रमण भी उत्पन्न कर देती थी। इन संक्रमणों, इन दिक्कतों को दूर करने का जो काम था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंसुलिन बनी उसने किया। इंसुलिन एक्चुअल में जो हमारे यहां होती है वो दो चैन से बनी होती है, चैन ए और चैन बी। दो श्रृंखलाएं होती है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। जब ये इंसुलिन का स्राव होता है तो इंसुलिन एक प्राक हार्मोन यानी कि प्रो हार्मोन के रूप में स्रावित होती है, जिसमें एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त खंड होता है। इस खंड को बोलते हैं हम सी पेप्टाइड। और बाद में जब इस प्रो इंसुलिन से, प्राक इंसुलिन से इंसुलिन का कन्वर्जन होता है, इंसुलिन बनती है, तो ये जो अतिरिक्त खंड होता है इस खंड को हटा दिया जाता है, और जो दोनों चैन ए और बी होती है इन दोनों चैनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब जेनेटिकली इंजीनियरिंग में जो 1983 था
1983 में अब ऐसी टेक्निक विकसित की गई जिसमें इन चेन को बनाने वाली जीन्स को पहचाना गया और उसको बैक्टीरिया में, इकोलाई में ट्रांसफर किया गया और 1983 में चेन ए और चेन बी के लिए जो अनुक्रम थे, डीएनए था, वो बनाए गए और इन डीएनए को बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डाला गया। यानी कि जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड है उनके साथ उसमें जोड़ दिया गया। अब इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड को जीवाणुओं में डाला गया और जीवाणु में बहुत सारी कॉपीज बनी। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। और इन जीवाणुओं में चेन ए और चेन बी बने, जिनको निकाल लिया गया और जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड से इंसुलिन तैयार की गई। तो इसके लिए चेन ए और चेन बी बनाने वाले जो डीएनए अनुक्रम है उनको बनाया गया और उनको बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को, बैक्टीरिया के जीवाणु के प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में, जीवाणु में डाल दिया गया। अब जीवाणु जब भी रेप्लिकेट करता था, जनन करता था, उसके ऊपर जो प्लाज्मिड था वो भी जनन करता है। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे और जब बहुत सारे बैक्टीरिया बने तो उसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो भी बहुत सारे बनते हैं। बहुत सारे प्लाज्मिड के ऊपर जो चेन ए या चेन बी वाली जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होकर बहुत सारे बनाते हैं। इससे जब भी जीवाणु से इससे चेन ए बनेगी, इससे चेन बी बनेगी और बाद में इनको निकालकर जोड़ दिया गया। जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड से इंसुलिन बनी और अमेरिकन कंपनी एली लिली ने पहली बार ह्यूमन इंसुलिन बनाई ह्यूमिलिन नाम से। ये ह्यूमन इंसुलिन है जो उन्होंने आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से बनाई, इसलिए इसको बोला गया ह्यूमिलिन। इंसुलिन का लास्ट में लिया गया इलिन और ह्यूमन का लिया गया ह्यूमिन। तो ह्यूमिलिन बनाई गई। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड तैयार किया गया बाद में और उसको जोड़ा गया। तो जो ये एक नई अप्रोच है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाई गई, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है और बिल्कुल सेम होती है, इसलिए ये जाके रोगी के अंदर दिक्कत नहीं करती है। तो इसमें चेन ए और चेन बी दोनों के लिए अलग अलग डीएनए अनुक्रम बनाए गए। दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड में डाला गया। उन अलग अलग प्लाज्मिड को अलग अलग जीवाणुओं में डाला गया। उन जीवाणुओं के जनन के बाद बहुत सारे जीवाणु बने और उनके अंदर जो जीन्स थी, डीएनए था चेन ए और चेन बी का, उन्होंने चेन ए और चेन बी बनाई, जिन्हें बाद में निकालकर जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर एक कंप्लीट इंसुलिन का निर्माण किया गया। अब सर स्टैंड धरी क्या होते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी बेटे मैमल्स होते हैं, जो वे एनिमल्स, वे वर्टिब्रेट्स जिनमें फीमेल्स में, मादाओं में अपने बच्चों को नरिशमेंट देने के लिए, पोषण देने के लिए, दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, मैमल्स कहलाते हैं। अब जो लास्ट इसमें अप्रोच है वो है जीन चिकित्सा। अब जो जीन चिकित्सा है, जीन चिकित्सा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि किसी अगर भ्रूण में या किसी व्यक्ति में कोई जो जीन होती है वो अक्रिय हो जाती है या त्रुटिपूर्ण हो जाती है, तो उसके कार्य की जो क्षतिपूर्ति है, उसके कार्य की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए, क्षतिपूर्ति को, जिससे वो क्षतिपूर्ति भरपाई हो जाए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीन को जीव में ट्रांसफर करना जीन थेरेपी कहलाता है, यानी कि जीन उपचार कहलाता है। तो जीन थेरेपी से मतलब क्या है कि किसी भी भ्रूण में अथवा व्यक्ति की अगर कोई जीन निष्क्रिय हो जाती है, अक्रिय हो जाती है,
तो उसके कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए एक स्वस्थ अच्छी जीन को उस जीव में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी, यानी कि जीन उपचार कहलाता है। और जो इसका पहला प्रयोग किया गया वो 1900 में किया गया, एक 4 वर्षीय लड़की में। इस 4 वर्षीय लड़की में जो डिजीज थी उसमें एडीए एंजाइम, यानी कि एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम के जो जीन होती थी उसमें समस्या के कारण हुआ, और ये जो एडीएनए बनाने वाली जीन है इसका विलोपन हो जाने के कारण, यानी कि वो विलोप हो गई, उसके कारण ये एंजाइम उसमें बनना बंद हो जाता है। इस डिजीज में एडीए डेफिशिएंसी हो जाती है, एडीए की कमी हो जाती है, और ये एडीए एंजाइम है ये जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। जीने के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए इसके बिना जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नहीं होती है प्रतिरक्षा तंत्र में या कम होती है तो वो छोटे छोटे इन्फेक्शन से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एड्स में यही होता है कि हेल्पर टी सेल्स नहीं होती हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण रोगी की किसी अन्य संक्रमण से मृत्यु हो जाती है। तो 4 वर्षीय लड़की में ये डिजीज थी जिसमें एडिनोसाइन डीएमिनेज की कमी थी, और वो जो कमी थी वो उसके जो जीन थी उसकी विलोपन के कारण होती है। और इसके लिए जो अप्रोच थी वो 2 अप्रोच थी, एक हार्मोनल थेरेपी होती है और एक बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो इसमें जो बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी है तो इसके लिए क्या करा उन्होंने सबसे पहले कि एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन थी को पहचाना। सबसे पहले उसको पहचाना, और पहचानने के बाद इस जीन के लिए जो बोन मैरो होता है यानी कि अस्थि मज्जा होता है उससे लिम्फोसाइट्स निकाली जाती हैं और निकाल के उनका संवर्धन किया जाता है, यानी कि इनको कल्चर किया जाता है। और ये जो जीन होती है इस जीन को इन सेल में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स में ट्रांसफर किया जाता है। और इस लिम्फोसाइट्स को वापस उसी के बोन मैरो में डाल दिया जाता है, अस्थि मज्जा में डाल दिया जाता है, और जो एडीए कमी होती है वो दूर हो जाती है। तो जो सबसे पहले जो जीन थेरेपी का जो केस था जिसमें यूज किया गया वो एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया जिसमें एडीए एंजाइम नहीं बनता था, और एडीए एंजाइम जीने के लिए आवश्यक होता है क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। और इस एडीए एंजाइम की जो कमी होती है वो इसलिए होती है कि इसकी जो जीन होती है वो विलोप हो जाती है, उसके विलोपन के कारण होता है। और ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम है इसके कमी होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए एंजाइम को कोड करने वाली जीन को पहचाना गया, और उस जीन को बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से जो लिम्फोसाइट्स निकाली गई उसमें संवर्धन किया गया, और संवर्धन के बाद उनके अंदर ये जीन डाली गई और जीन को वापस बोन मैरो में डाल दिया, और इससे एडीए की कमी दूर जाती है। लेकिन इसमें समस्या क्या रही कि इनमें बार बार जो लिम्फोसाइट्स है उनको डालना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये अप्रोच भ्रूण की सेल्स में, भ्रूण की जो अस्थि मज्जा की जो सेल्स हैं उनके अंदर अगर कर दिया जाए तो ये जो रोग होता है ये परमानेंटली क्योर हो जाता है, इसकी परमानेंटली ये जो विकार है ये परमानेंटली दूर हो जाता है। तो जीन थेरेपी वो उपचार होता है जिसमें अगर किसी भ्रूण में अथवा व्यक्ति की जो जीन होती है, फंक्शनल जीन होती है,
वो अगर दोषपूर्ण हो जाती है, अक्रिय हो जाती है, तो उसके स्थान पर स्वस्थ, अच्छी और जो सक्रिय जीन होती है उसको ट्रांसफर करना भ्रूण में या व्यक्ति में, ये जीन थेरेपी कहलाता है। ये एक नया अप्रोच है। और जो इसका पहला एग्जाम्पल देखा गया वो 1900 में एक 4 वर्षीय लड़की के लिए देखा गया, जिसमें एक एंजाइम एडीए यानी कि एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनता है, और ये जो एंजाइम ना बनने के कारण उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं हो पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए एंजाइम को कोड करने वाले जीन को पहचाना गया और उसको बोन मैरो से लिम्फोसाइट निकालकर उसको बाहर संवर्धन किया गया। संवर्धन करने के बाद उनके अंदर ये जीन्स ट्रांसफर की जाती है और उसको बोन मैरो में वापस डाल दिया जाता है, जिससे एडीए की कमी दूर हो जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत यही रहती है कि लिम्फोसाइट्स को बार बार ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन अगर यही ट्रीटमेंट अगर भ्रूण में दे दिया जाए तो ये ट्रीटमेंट जो होता है वो परमानेंट हो जाता है और जो ये रोग होता है वो परमानेंटली क्योर हो जाता है। इसकी जो कमी है वो परमानेंटली दूर हो जाती है। अब हम जो आगे कल पढ़ेंगे वो हम टॉपिक पढ़ेंगे इकोलॉजी में। और इकोलॉजी जो होती है, पारिस्थितिकी जो होती है, वो आपके लास्ट के 4 चैप्टर हैं। अब आपके 2 चैप्टर रह गए, इसमें से 2 चैप्टर हट गए हैं, लेकिन वो बहुत ही आसान टॉपिक है उसमें और बहुत ही अच्छे टॉपिक है जिन्हें आप कल पढ़ के रखेंगे। पहला चैप्टर जो है इकोलॉजी का, और उसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप जो है उसको हम कल क्लियर करेंगे।